कौन से क्वेश्चन मैंने लिया है, जो आपका मैंने पिछली क्लास में टेस्ट लिया था, उस टेस्ट को देखते हुए मैंने ये 2 क्वेश्चन दोबारा से ऐड कर दिया था। ये क्वेश्चन ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 raised to power n ends with digit 0. नो प्रूव दैट, ये इसमें प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन का, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा गया है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा जिसके लिए हमारा ये 4 पावर n है, उसकी वैल्यू जो भी मिले उसके एंड्स पे क्या आए, 0 आए। बात समझ में आ रही है? हाँ, सेम चीज़ है। एक्सप्लेन 4 पावर n नेवर एंड्स विद 0, है ना, सेम थिंग, है ना। तो ये एक्सप्लेन y, इसमें वैसे ही पूछ देते हैं, क्यों नहीं होगा। तो सबका आंसर लगभग एक ही तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप लोगों ने सबने लिखा था, सेटिस्फैक्ट्री था, बट कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसको थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया। तो मैं एक बता दूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा। 2 नंबर तो मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन चल रहे हैं हम लोग 1 का, कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, अ नंबर ends with 0 if it has the factor 2 and 5, तभी 0 होगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा ना, उस नंबर को लेंगे और उसको फैक्टराइज कर देंगे। वी हैव लिख करके, वी हैव, हमारे पास जो नंबर है 4 पावर n है, इसको हम ऐसा करते हैं क्या, 2 into 2 पावर n, और ये कितना बन गया बेटा, 2 पावर 2n बनेगा। या ऐसे करें, 2 स्क्वायर का पावर n, और ये बन गया 2 पावर 2n। ठीक है, कोई डाउट है? अगर यहाँ 15 होता तो 3 और 5 पावर, 3 और 5 दिखता है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ फैक्टर 3 और 5 दिखता है ना। आपको जो मैंने टेस्ट में दिया था शायद 45 लिखा था मैंने, तो 3 और 5 फैक्टर दिख रहा था, है ना। तो अगले स्टेप में इम्प्लाई लिख देंगे, 9 का करवाया था और मैंने 45 आपको टेस्ट में करने को दिया था, ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, इट्स इम्प्लाइज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 4 power n gives only factor as 2। कितना इजी है लिखना, कहानी नहीं बना रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ना। ये चाहिए, इसमें ये फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है ओनली, 5 नहीं है, एंड नॉट 5। यहाँ पर लिख देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यहाँ डाल देंगे बस। आप पूरा लिखना, मैं FTA लिख रहा हूँ, आप FTA में लिख मत काम चलाना, पूरा लिखना। अब बस अगले स्टेप में देयरफॉर 4 पावर n नेवर ends with 0।
स्टेप याद रखोगे ना? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में खत्म। क्लियर रहेगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, इसमें एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। वाई कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन बता रखा है मैंने आपको कि अ नंबर विच हैज 2 और मोर फैक्टर, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और आपको इसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करके फिर फैक्टराइज करो। दूसरा तरीका ये होगा कि हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं इसमें से, है ना? कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन है बेटा? पहले नंबर लिखते हैं हमारा, वी हैव, हमारे पास जो नंबर है ठीक है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन लिया हमने, कितना आ गया? 7 to 11 है ना, 77। इधर क्या बचेगा? 1। तो कितना आ गया बेटा? 13 इंटू 78, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। 78 का क्या होता है? 13 3 या 39, 39 2 जा 78। फैक्टराइज कर दिया पूरा पूरा। क्या बोलेंगे? इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। Which implies that it has more than 2 factor. Therefore क्या लिखेंगे? It is a composite number. क्या करते थे? यहाँ पर जो मेथड यूज होता है, कौन सा मेथड यूज होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेट करेंगे। लेट सब लोग ध्यान से सीख जाओ, लिखने की छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो लेट √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया। ठीक है, तो फिर क्या करते थे आगे? सपोज करते थे हम लोग, है ना, √2 प्लस √5 इक्वल टू हम लोग मानेंगे P/Q। ये भी हमने क्या किया? लेट कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। यहाँ तक हमारा ऐसे चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, कि हम सिंगल रूट में चेंज करने वाले हैं इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए ना यहाँ पे ना, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा? √2 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा P²/Q²। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर ओपन करते हैं हम लोग। तो अब इम्प्लाइज का साइन देंगे, ध्यान रखना। और इम्प्लाइज का साइन जो देते हैं ना, थोड़ा सा इस वाले लेवल पे देते हैं, थोड़ा दूर हट के, ये ध्यान रखना, कुछ चिपका के नहीं यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा बेटा बताओ? यहाँ पे 2 प्लस 5, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और फिर 2ab। तो 2√10 हो जाएगा बेटा। 2√10 इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, तो 2√10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम √10 की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं ना सब। तो पहले 7 को इधर ले जाएंगे, तो कितना बनेगा बेटा? P²/Q² -7
और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 आएगा। इतनी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कैसा नंबर है, रैशनल, ये कैसा है, इर्रेशनल। हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि RHS ऑफ एक्सप्रेशन इक्वेशन इज रेशनल, देयरफॉर √10 इज रेशनल, है ना, इज रेशनल। इस RHS के हेल्प से हमने √10 को क्या दिखा दिया, रेशनल, बट √10 इज इर्रेशनल। यहाँ तक तो सब आएंगे, इसके बाद ये लाइन सब लोग लिखेंगे, ठीक है, कि भाई RHS इक्वेशन का क्या है, रेशनल है। ये बताता है कि RHS रेशनल है तो LHS भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिखा रखा है हमने यहाँ पे। तो इस बात को एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √10 इज irrational। Therefore supposition was wrong, है ना, therefore our supposition was wrong। क्या लिखेंगे, √2 plus √5 is irrational, इम्प्लाइज लगा देंगे, इज irrational। कोई डाउट रह गया क्या, बताओ। अगर ये क्वेश्चन इस दोनों में रूट नहीं होता तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन बन के चलता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से आगे बढ़ जाता। जो क्वेश्चन जनरली आपके पास आते हैं उसमें दोनों में रूट नहीं होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 7 + 2 √10 ऐसा दे देगा, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखना वही होगा RHS और फिर ये सारी चीज़ें। किसी को डाउट है बताओ, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे LCM और SCM पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ समझनी होंगी कि हम LCM कब लेते हैं और SCF कब लेते हैं। आपको मैंने LCM और SCF का मीनिंग समझाया था कि LCM का मतलब क्या होता है और SCF का मतलब क्या होता है। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कि आपके पास 3 नंबर दिए हैं तो तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, जो सेम होगा, वही हमारा LCM होता है कि नहीं। अब मैंने 2 और 3 का LCM निकालने को बोला, 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो सबसे पहला मल्टीपल 6 आया जो दोनों में है, 2 3 जा और 3 2 जा, कॉमन मिल गया, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल। उसके बाद आगे भी मिलेंगे, आगे मिलेगा 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, दोनों कॉमन है। तो सबसे पहला वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, 6, तो हमारा LCM हो गया 2 और 3 का। HCF का मतलब क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मेरे पास, मैं थोड़ा बैक में जाकर के एक पेज ऐड करता हूँ इससे पहले। LCM का मतलब समझ में आपको आ गया। अब बात कर रहे हैं HCF की। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि आपको बोलेगा कि 6 और 30, इसको लेते हैं 12 और 30 का HCF क्या होगा। HCF निकालना आपको आता है, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार दे देता हूँ। बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होता है
अगर आप समझ जाओगे कि HCF का मीनिंग क्या होता है तो क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं इसे फोकस कर रहा हूँ समझाने पर कि HCF है क्या। तो आपके पास 12 एक नंबर है, एक 30 है, दोनों का HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। देखो इसका फैक्टर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और भी है ना, 12 भी है। ये सारे इसको डिवाइड करते हैं। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं बताओ। 2, 3, 5, 6, 10, 15, यही है ना 30। तो ये सारे फैक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी 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 डिवाइड कर रहा है। ये इनके फैक्टर मतलब ये सारे 30 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें वैसा फैक्टर सिलेक्ट करना है जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, तो उसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 इज द फैक्टर, यही तो कॉमन है। कॉमन तो 2 भी है और 3 भी है। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन ये वाला क्या है, हाईएस्ट है, इसलिए ये हो गया हमारा HCF। बात समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखना है कि ये ऐसा नंबर है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। वैसे तो 30 भी डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन 30 इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है वो, इसलिए हाईएस्ट की बात ही नहीं आएगी वहाँ पे। तो क्लियर है ना, ये सब आपको आता होगा पहले से, आपने अगर HCF को अच्छी तरह सीखा होगा तो। अब हम इसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, इसको समझने से पहले 2-3 चीज़ें और दिमाग में बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं, देखो आपको मैंने मतलब तो समझा ही दिया, उस मतलब के बिहाफ पे आपकी थिंकिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन आपकी थिंकिंग को आसान कर देता हूँ कि कब आप HCF यूज़ करेंगे, कब आप LCM यूज़ करेंगे। तो जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में लोवेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ऐसे वर्ड दिखें, एक्चुअल में दिखें, ठीक है। HCF कब निकालेंगे, लार्जेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट, कुछ भी आ जाए, मैक्सिमम, ऐसे वर्ड दिखते हैं तो हमें क्या निकालने चाहिए, HCF। लेकिन कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न। जैसे आपके NCERT में एक क्वेश्चन है काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला, है ना। उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है क्या, मिनिमम सरफेस एरिया ले। उसमें यही था ना कि हमारे पास 240 जो भी है और 180 कुछ भी हमारे पास काजू बर्फी बादाम बर्फी है। आपको इस प्लेट के अंदर रखना है, स्टैक्स बना के रखना है, एक के ऊपर एक, इस तरह से रखना है कि ये प्लेट के अंदर मिनिमम एरिया ले, प्लेट के अंदर मिनिमम सरफेस एरिया ले। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैक्स बनाएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें बर्फी रखनी है। क्वेश्चन में मिनिमम देख रहा है और मिनिमम देखते ही आपने LCM कर दिया तो गलत हो जाओगे वहां पे। एक्चुअल में वहां पे क्या है, बोल रहा है कि मिनिमम सरफेस एरिया मतलब क्या, कि हमें जो स्टैक्स बनाने उस स्टैक के अंदर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो इसलिए वहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। मिनिमम सरफेस एरिया बोला है, इस प्लेट के अंदर जगह कम से कम लेना है, तो स्टैक्स हमें तो स्टैक्स बनाने में मिली ना, तो स्टैक्स में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी रखनी पड़ेगी, तो हमें HCF निकालना है। बस यहीं पर थोड़ी बहुत है,
बाकी मैक्सिमम जगह में तो आपका वही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन हमने लिख रखा था आपके लिए। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, यहीं पे देखो, सिग्नल वाले प्रॉब्लम आते हैं। सिग्नल वाले अपने दिमाग में बिठा ही लो एक बार। सिग्नल वाले प्रॉब्लम्स हैं, है ना, स्टेप्स वाले हैं कि भाई सिग्नल एक बत्ती 5 सेकंड में जलती है, दूसरी 10 सेकंड पे, तीसरी 15 सेकंड पे जलती है। और अभी 9 बजे अभी वो एक साथ जली थी, अब कितने बजे वो फिर एक बार जलेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तीनों का मल्टीपल नंबर लेना पड़ेगा, सबसे छोटा मल्टीपल, क्योंकि अभी जली है फिर जल रही है, तो पहली बार जलेगी मतलब क्या होगा? सबसे छोटा मल्टीपल तीनों का जो होगा उसी नंबर पर जलेगी, यानी क्या होगा? एलसीएम। तो सिग्नल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेप्स वाले, सर्कल में मूव कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? तीनों एक साथ कब मिलेंगे? एक जो है 5 मिनट में चक्कर लगाता है, 10 मिनट लगाता है, एक 15 मिनट में चक्कर लगाता है ना। एक जो है इस सर्कुलर फील्ड के अराउंड एक चक्कर लगाता है 5 मिनट में, दूसरा लगाता है 10 मिनट में चक्कर, तीसरा लगाता है 15 मिनट में। तीनों एक साथ शुरू किए, है ना। अमन आलसी है थोड़ा, ये लगाता है 15 मिनट चक्कर लगाने में, ये थोड़ा उससे चालाक है इसलिए ये लगाता है 10 मिनट। सबसे चालाक कौन है? ये ओम, ये 5 मिनट में लगाता है। ठीक है, अब तीनों को एक साथ छोड़ दिया यहाँ से और दौड़ना शुरू किया। दौड़ने के लिए छोड़ दिया, यहीं मत दौड़ना आप लोग, ठीक है। 30 मिनट बाद मिलेगा ये। अब ये बात है कि यहाँ चलने के बाद ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे? 30 मिनट्स का। तो आपको पता है कि जो तीनों का मल्टीपल टाइम होगा उसी पर तीनों एक साथ मैच करेंगे, है ना। वहाँ पर क्या होगा? एलसीएम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ओम, जितने में एक का चक्कर लगाएंगे तो 2-3 चक्कर लगा के बैठ जाएगा ये, है ना। कौन? अमन तेज भागता है। हो गया उल्टा, अब क्या करें? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक पे 3 बंदे निकले। कौन कौन बंदे थे? वही, अच्छा ठीक है, 3 लोग निकले। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तीनों ने एक साथ अपने कदम बढ़ाए, पक्के दोस्त थे ना। ठीक है, जो भी है, तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाया आगे के जाने के लिए। ये सर्कुलर कोई भी ट्रैक है, ये ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ से तीनों ने जब अगला कदम रखा, ये शादी में दूल्हा दुल्हन कैसे रखते हैं एक साथ में, वैसे दोस्त थे तीनों, एक साथ रखने कदम, अगला कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ा, ऐसे। तो क्या लिखा है इसमें? स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजरिंग 40, 42 एंड 54 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इनके स्टेप्स के जो मेजर हैं वो कितने कितने हैं बेटा? 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, इतने इतने सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में सपोज करो ओम का स्टेप थोड़ा छोटा है, यही रह गया, 40 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद किसका स्टेप है? तुम्हारा। हाँ, तो इसका स्टेप कितना है भाई? 42। तो ये 42 तक रह गया, और ये कहाँ तक आ गया? 45 तक अमन हो गया। ठीक है, देखो डिफरेंस बन गया नहीं पे, कि अगले स्टेप में तो चल के ये यहाँ तक आएगा, तब तक ये कहाँ निकल जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और ये काफ़ी आगे आ जाएगा। तो हर स्टेप में ये आगे बढ़ते चला जाएगा और ये पीछे होता जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ केस बनेगा। अब बात समझ में तो आपको अच्छी तरह से आ गई ना। हमें इसके पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये कैसे फाइनली ये है कि आगे चलकर जब ये एक आगे बढ़ जाएगा फिर दोबारा कब मिलेंगे, यही क्वेश्चन है ना। फिर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इस मिलने की बात नहीं हो रही, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, आधे स्टेप की बात नहीं हो रही है भाई चल के आधा ही पे रख दिया, ऐसा नहीं, पूरे स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। मिलने की बात नहीं हो रही, मिलेंगे तो नहीं कभी, ये तो बहुत
निकल रहा है तो निकलता ही चला जाएगा, है ना। सर्कल में तो है नहीं, सीधी स्ट्रेट लाइन है। अगले में 90 सेंटीमीटर तक पहुंच हाँ, जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, क्या होगा, ये कहानी सॉल्यूशन में नहीं बनानी है, ये आपके लिए थी, है ना। फॉर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, वी शुड फाइंड द LCM of 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, हमें LCM निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वही वो नंबर होगा जो आगे मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा और वहाँ पे स्टेप भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना। अभी भी हम कुछ बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसका आधा स्टेप लेना है, इसका 3/4 लेना है, तो हम मैथ तो अभी करा सकते हैं, लेकिन हमें मिलना है स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, है ना। कि तीनों के जब एक ऐसी जगह आया होगा जो इसके कदम भी अमन के यहीं पड़े होंगे, बड़े वाले कदम, इसके छोटे वाले कदम यहीं पड़े होंगे, इससे छोटे वाले, और ये भी इसके यहीं पड़े होंगे, कुछ ऐसा स्पेस हमें मिलेगा, ऐसा एक जगह, ये वाली हमें यही वाली जगह खोजनी है ना। ये 3-4 स्टेप पहुंच गया, हो सकता है 10 स्टेप पहुंचे, हम चाहें तो स्टेप्स भी निकाल सकते हैं, वो कौन सा स्टेप्स है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, फैक्टराइज करना पड़ेगा ना हमें। फैक्टराइज करते हैं, 40 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 40 का कितना फैक्टराइज में क्या क्या लिखेंगे बताओ, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, 2 का क्यूब × 5। चलिए 40 के बाद आ गया 42, कितना आएगा बोलिए, 2 × 3 × 7, ठीक है। इसके बाद क्या है 45, 3 × 3 × 5, 3 का पावर 2 × 5। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, एलसीएम यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एलसीएम 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर × 5 × 7। 2 का क्यूब हो गया, क्योंकि 2 मैक्सिमम पावर लेते हैं ना, हाईएस्ट पावर, और फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, 5 × 7 लेंगे। इतने स्टेप्स कवर करने के बाद उनका एक साथ सेम स्टेप पड़ा होगा, है ना। इतने डिस्टेंस जो आएगा ना, ये डिस्टेंस आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। इतने सेंटीमीटर चलने के बाद उनका जो स्टेप्स एक साथ पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो बताएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये कितना आएगा आप निकाल सकते हो ना आप चाहो तो, 25 मेरे में से देख के बोलना, मुझसे पहले 2520 सेंटीमीटर गलत, सही है, यही है 2520 सेंटीमीटर। An army contingent of 1000 member is to march behind an army band of 56 member in a parade, ठीक है। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कुछ बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ही है, बताइए। 1000 मेंबर, ठीक है, 1000 मेंबर है, इस उनको मार्च करना है, किसके पीछे मार्च करना है, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, जिसमें कितने मेंबर हैं, 56 मेंबर हैं, है ना।
in a parrot, the two groups are to march in the same number of column. कॉलम क्या रखना है? सेम रखना है ना? तो what is the maximum number of column in which they can march? अब 52 का ग्रुप है, सॉरी एक है 56 का ग्रुप, ये किसका है? आर्मी बैंड, आर्मी बैंड। और एक ग्रुप है आर्मी कॉन्टिजेंट। ये कितने इसमें है? 1000। सेम नंबर ऑफ क्या रखना है? कॉलम रखना है। तो कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसका फैक्टर है और जो इसका फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कि इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तभी तो हमारा बनेगा ना। 56 का और 1000 का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उतने नंबर का ही हम कॉलम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हाईएस्ट, हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। हाईएस्ट फैक्टर चाहिए 56 का और इसका, दोनों का, है ना? तो देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू HCF ऑफ 56 एंड 1000, है ना? HCF निकालने के लिए 56 को फैक्टराइज करते हैं, कितना आएगा? 2 cube into 7. ओके, अब 1000 का बताइए। 2 cube into 5 cube. 2 क्यूब 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया बताइए? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा? 2 का यही होगा ना, क्योंकि 7 तो इसमें है नहीं कॉमन और 5 का कोई फैक्टर है नहीं इसमें, तो 2 क्यूब यानी 8। सर मतलब 8 कॉलम्स बनेंगे। हाँ, 8 का कॉलम बनेगा। और 8 कॉलम्स में कितने मेंबर होंगे, कितने आर्मी बैंड होगा, वो उससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? और ऐसे ही लिखना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ। हाँ हाँ अब इंप्लाई वगैरह कुछ भी। हाँ, यहाँ भी ये निकल गया, डायरेक्टली HCF लिख लिया। HCF इक्वल टू आप लिख सकते हो कि HCF इक्वल टू क्या होता है? जो हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को लेते हैं ना, जो कॉमन होता है, या लोएस्ट पावर कॉमन किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर कॉमन। ठीक है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. ठीक है, height of each stack is the same. The number of English book is 96, the number of Hindi book is 240 and the number of mathematics book is 336. Assuming that the book are of the same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics books. तो हम जब स्टैक्स बनाएंगे तो मैक्सिमम नंबर रखेंगे बुक की, एक स्टैक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रखेंगे, है ना? ये हमारा होगा। और वो जो मैक्सिमम नंबर्स लेकर बनाएंगे, वो मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए? जो इंग्लिश वाले को भी डिवाइड करे, हिंदी वाले को डिवाइड करे और कौन सा है? मैथमेटिक्स वाले को डिवाइड करे। क्योंकि हमें हाइट सबकी थिकनेस सेम है, तो हमको हाइट सबकी सेम रखनी है ना?
आपको स्टैक्स बनाने हैं, सॉरी, आपने सपोज को ऐसे बुक को लिया एक, इसके ऊपर आपने दूसरी बुक रख ली, फिर आपने तीसरी बुक रख ली, है ना, आप बुक रखते जा रहे हो। तो अब आपके पास इसमें तो 336 है, तो 336 के तो रख सकते हो, बना सकते हो स्टैक्स ना। इसके अंदर कितने हैं, 240 हैं, 240 का स्टैक बना सकते हो। और इसके अंदर कितने हैं, 96 का स्टैक बना सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो स्टैक्स की हाइट हो सब में सेम होनी चाहिए, है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और बड़ा से बड़ा नंबर हो, तभी तो सबके स्टैक्स की सेम हाइट की स्टैक्स बन पाएंगी। नहीं तो ऐसे तो हम बहुत बड़ा बना सकते हैं इसके लिए उससे छोटा बनेगा, उससे छोटा बनेगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, HCF, है ना। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश कितने हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, (96). हिंदी बुक्स, नंबर ऑफ 240 है। और नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितने हैं, नंबर ऑफ मैथ्स बुक है आपका 336। हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। मीन्स नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक्स इक्वल टू HCF ऑफ गिवन नंबर ऑफ बुक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसे आप निकालते हैं। आपका एक नंबर था, इंग्लिश बुक था ना, 96 था, 240 और 336, यही था ना। इनको फैक्टराइज करते हैं। 96 का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए, 48, 24, 12, 6, 3, 2⁵ इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 2⁴, 2⁴ इंटू 3 to 16 3 जा 48 इंटू 5, इसका कितना हो जाएगा, 336 का करते हैं 2 2⁴ 3 इंटू 7। तो HCF कैसे निकलता है, HCF क्या है, रिक्वायर्ड नंबर स्टेप्स, है ना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैक्स, ये हमारा HCF के बराबर है। और HCF कितना आता है हमारा इसका, 2⁴ सब में कॉमन है, 2⁴ इंटू, और कितना है इसमें देखो 3 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो सब में है, ठीक है ना, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1 है जो सब में है कॉमन। तो यहाँ से आपके पास आया 16 इंटू 3 48। ये तो निकल गया कि नंबर ऑफ स्टैक्स में कितने बुक्स होंगे। ये क्या निकला, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक इन द स्टैक्स, ये हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, टोटल स्टैक्स निकालने, तो आपको अलग अलग सब में डिवाइड करना पड़ेगा। ये इंग्लिश का था, इंग्लिश के कितने स्टैक्स बनेंगे, इंग्लिश बुक्स स्टैक्स, ठीक है, कितने बनेंगे, ये हो जाएगा आपका 96/48 2 बनेंगे, ठीक है। हिंदी के कितने बनेंगे आप समझ लेना किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 240/48 ये 5 टाइम जाएगा, नंबर ऑफ 5 स्टैक्स इन हिंदी। और इन मैथमेटिक्स बुक में कितने स्टैक्स बनेंगे, तो 336/48 मीन्स 7। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो गए, हो गए 2 + 5 + 7, कितना आ गया 14। तो सबसे अधिक बुक्स रख करके स्टैक बना करके टोटल स्टैक्स कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए यहीं तक।